आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिले। आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट, दैट्स रिलेटेड टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक आइडिया दिया था रिलेटेड टू कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है। आई टोल्ड यू अबाउट टोटल 8 सेक्टर्स हैं हमारे पास, 8 सेक्टर हैं। एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, एंड रिन्यूएबल एनर्जी है एंड अदर्स है। एंड दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आठों के आठों सेक्टर, राइट। एंड हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि टारगेट किस हिसाब से सेटअप होता है। वेयर बी रेड कि भाई मिनिमम जो टारगेट सेटअप होता है जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, दैट विल बी आइदर ऑफ एएनबीसी, या तो जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का आपका एक परसेंटेज है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, या सीईओ बीएससी का एक परसेंटेज जो होता है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, डेट वी रेड अबाउट, राइट। अब एएनबीसी होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, यानी कि जो भी नेट बैंक क्रेडिट है प्लस जो भी आपकी नॉन एसएलआर आपके पास सिक्योरिटीज हैं वो सब उसमें शामिल रहती हैं। दोज ऑल आर इंक्लूडेड ओवर देयर। एंड इसके अलावा वी रेड अबाउट द सीईओ बीएससी, यानी कि क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, उसके बारे में हमने पढ़ा। एंड नाउ लेट्स come to the major important part, the most important part, that's related to the composition and latest target and sub targets। जो लेटेस्ट टारगेट्स हैं, सब टारगेट्स हैं, वो क्या क्या रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कल क्लास रहनी थी लेकिन क्लास नहीं हो पाई थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक, सो इट्स रिलेटेड टू द प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स एंड द सब टारगेट्स। सो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट्स रिलेटेड टू कि जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं एंड जो फॉरेन बैंक्स हैं जहां पर ब्रांचेस 20 या उनसे ज्यादा हैं उनके लिए क्या टारगेट है, व्हाट इज द टारगेट फॉर दैम। तो उनके लिए जो ओवरऑल टारगेट है that is 40% of the ANBC or CEOBSC whichever is higher। तो ओवरऑल टारगेट जो रखा गया है फॉर द डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉर द फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 या उससे ज्यादा हैं वो है 40% का, डेट इज ऑफ 40%। एंड इसमें से सब टारगेट रखा गया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टारगेट है डेट इज 18%, ये रहता है 18% का सब टारगेट है फॉर द डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड साथ के साथ फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 या उनसे ज्यादा है उनके लिए ये टारगेट रहने वाला है, ठीक है जी। फर्दर अब देखो इसमें इवन 18% में भी टारगेट है दैट्स रिलेटेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, दैट इज फॉर एसएमएफ। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एसएमएफ, दो कैटेगरीज हैं, एक है स्मॉल फार्मर और एक होता है मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर की जो लैंड होल्डिंग होती है कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्मॉल फार्मर। यानी कि हम स्मॉल फार्मर उसे कंसीडर करते हैं जहां पर जो लैंड होल्डिंग है दैट्स अप टू 2 हेक्टेयर्स, यानी कि 2.5 एकड़ से ऊपर है और 4 एकड़ तक की, सॉरी 2.5 एकड़ से ऊपर है और 5 एकड़ तक की लैंड होल्डिंग है, उसे हम कहते हैं स्मॉल फार्मर। यानी कि अगर 1 हेक्टेयर अबव है और अप टू 2 हेक्टेयर्स है तो उसे हम स्मॉल फार्मर कहते हैं। और वहीं अगर लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर है यानी कि 2.5 एकड़ तक की है तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल फार्मर। तो हम राइटिंग ओवर हियर स्मॉल फार्मर के केस में वी से कि जहां पर लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर्स की है, अप टू 2 हेक्टेयर्स की है, और मार्जिनल फार्मर के केस में अप टू 1 हेक्टेयर, अप टू 1 हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर में होते हैं 2.5 एकर्स, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकर्स। सो आइदर वे दे कैन बी आस्किंग यू इन द एग्जाम कि भाई कितना होता है, ठीक है। एंड फर्दर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर अंडर ही टारगेट सेट किए गए हैं, यानी कि 40% का 18% ये रहेगा, 22% कुछ और रहेगा, इस तरह से समझो। ये नहीं कि 40%
का 18%. If you will be calculating 18% of 40%, that will be something different. Here we are talking about the 18% of the A and BC. 18% of the A and BC or CEO BSC, whichever is higher. उस हिसाब से जो टारगेट परसेंटेजेस हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं. इज इट क्लियर सो फार? यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ है. और विद इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपका जो नेट क्रेडिट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो 14% का होना चाहिए. ये 14% को ओवरऑल जाना चाहिए, राइट. एंड विद इन एनसीएफ जो आपके पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास है, दैट शुड बी गोइंग टू द मार्जिनल फार्मर्स टू और द स्मॉल फार्मर्स, राइट. ये चीज होनी चाहिए. एंड एनसीएफ क्या होता है? एनसीएफ क्या होता है? दिस इज नेट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर. एनसीएफ इज नेट क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर. सो एएनबीसी का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट. सीईओ बीएससी होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स. एंड फर्दर अगर कोई शॉर्टफॉल रहेगा तो आरआईडीएफ में फंड्स जाते हैं. बैंक्स को क्यों इतना रहता है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा? व्हाई द बैंक्स आर सो मच इनटू इट कि हमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट कंप्लीट करना है. लाइक अगर इस तरह से है, मैं आपको बोलूं कि आप 10 रुपए एफडी में इन्वेस्ट कर दो. अगर एफडी में नहीं इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपके सिर्फ और सिर्फ 2% के रिटर्न के ऊपर इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा कहीं पर भी. अगर मैं आपको इस तरह से कह दूं तो डेफिनेटली यू विल बी इन्वेस्टिंग इनटू एफडीआर की कम से कम एफडीआर के ऊपर 6% की रिटर्न तो आएगी, राइट. यू विल बी थिंकिंग दैट वे ना. यही सिनेरियो है. अब गाइडलाइंस के तहत क्या है कि अगर आपने कुछ भी फॉलो ना किया, गाइडलाइंस को फॉलो ना किया, तो आपके फंड जाएंगे जैसे मान लो आरआईडीएफ में चला गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में चला गया, तो वहां पर दिक्कत रहती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए एक सब टारगेट है फॉर द डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉर फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 या उससे ज्यादा हैं, उनके लिए 7.5% है. वीकर सेक्शन के लिए जो सब टारगेट है वो 12% का है. किसी टाइम पर ये 10% का होता था. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि अगर आप किसी पुराने बुक मटेरियल से पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर अभी भी 10% देखने को मिल जाए. सो डू नॉट स्टडी फ्रॉम द ओल्ड मटेरियल्स, राइट. सो ये 12% का है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वो वाले फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, क्योंकि 20 से जो ज्यादा है या 20 के इक्वल है वो तो मैंने आपको बता दिया. लेकिन जहां पर ब्रांचेस जो है वो 20 से कम है वहां पर क्या सिनेरियो रहेगा? ओवरऑल टारगेट उनका भी 40% का ही है. इफ वी लुक एट द ओवरऑल टारगेट उनका 40% का ही है, लेकिन उनके ऊपर सब टारगेट एप्लीकेबल नहीं है. ना ही उनके ऊपर एग्रीकल्चर का सब टारगेट एप्लीकेबल है, ना ही एमएसएमई वाला टारगेट एप्लीकेबल है, और ना ही वीकर सेक्शन वाला जो सब टारगेट है वो एप्लीकेबल है. दैट टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल टू देम. उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. हाँ, लेकिन उनके लिए जो टारगेट एप्लीकेबल है दैट्स रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट क्रेडिट. वो एक्सपोर्ट क्रेडिट से रिलेटेड टारगेट एप्लीकेबल है. वो कितना? 32% का. कि उनको अपने 40% जो पार्ट है ना उसका 32%, नॉट उसका 32%, ओवरऑल एएनबीसी का 32% जो है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट उनका हो सकता है. लेकिन कम से कम 8% जो है वो दूसरे एक्सपोर्ट सेक्टर्स में जाएगा, राइट. यानी कि उनके लिए ये बोल दिया गया भाई आप एक्सपोर्ट में डालना चाहते हो, क्योंकि एक्सपोर्ट इज आल्सो पॉइंट जो हमारा कवर होता है. एक्सपोर्ट क्रेडिट भी हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड है. तो वो कहते हैं भाई 32% मैक्सिमम आप एक्सपोर्ट में कर दो, लेकिन बाकी का 8% जो है वो आप कोई सी भी कैटेगरी उठा लो. चाहे वीकर सेक्शन उठा लो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी उठा लो, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लो, चाहे हाउसिंग, एजुकेशन, एमएसएमई, कुछ भी डालो, उसमें आप बाकी का 8% कर देना. लेकिन 32% आप कर सकते हो एक्सपोर्ट में, राइट. फिर इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द रिन्यूएबल रीजनल रूरल बैंक्स. दैट्स अबाउट द रीजनल रूरल बैंक्स. अच्छा, एक चीज और है कि जो भी आप लेंडिंग एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी आप लेंडिंग करेंगे, लेट्स से इफ यू आर अ फॉरेन बैंक, अगर आप एक फॉरेन बैंक है, आपके लिए भी जो टारगेट है वो 40% का है. मैं बात कर रहा हूं उनकी जहां पर ब्रांचेस 20 से कम है, ठीक है. फॉरेन ब्रांचेस जहां पर ब्रांचेस जो है 20 से कम है उनकी बात कर रहा हूं. तो आपके लिए भी जो ओवरऑल टारगेट है वो कितने का है? वो 40% का ही है. उसमें से मैंने आपको बता दिया कि आप 32% जो है वो आप कर रहे हो किसमें? एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैक्सिमम कर सकते हो. मैक्सिमम जो कर सकते हो वो 32% कर सकते हो. 8% जो है वो आपका अदर सेक्टर को बिलोंग करना चाहिए, राइट. लेकिन जो ये लेंडिंग करेंगे, जो ये फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, अगर ये लेंडिंग करेंगे मीडियम एंटरप्राइजेस को, लेट्स से इफ दे आर लेंडिंग टुवर्ड द
मीडियम एंटरप्राइजेस या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, राइट, वो 15% तक का ही मैक्सिमम काउंट कर सकते हो। ये एक सब लिमिट लगा दी गई है, सब कैप कह सकते हो, ये एक सब लिमिट लगा दी गई है कि देखो भाई आप 32% एक्सपोर्ट में कर दो, ठीक है, लेकिन अगर मीडियम एंटरप्राइजेस को दे रहे हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहे हो, रूरल रिन्यूएबल नॉट रूरल बट रिन्यूएबल एनर्जी को दे रहे हो, वो मैक्सिमम आपका कहां तक काउंट होगा, 15% एएनबीसी तक का काउंट होगा, उससे ऊपर का काउंट ही नहीं होगा, राइट। अभी बात करते हैं टुवर्ड्स आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। सो अगर आप आरआरबी में आप चयनित हैं, आरआरबी में जॉब कर रहे हैं, राइट, तो जल्दी से एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, यस आई एम फ्रॉम आरआरबी, यस आई एम फ्रॉम आरआरबी। व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक के लिए बैंक प्रमोशन से रिलेटेड कई चीजों को कवर नहीं करना, लाइक यू आर नॉट टू कवर फॉरेन एक्सचेंज वाला जो टॉपिक हम कवर करेंगे, वैसे तो हम बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे, बट अगर वो कोई टॉपिक है तो आपको उसे कवर नहीं करना है, यू नीड नॉट टू कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इज इट क्लियर। अभी आरआरपी के लिए जो ओवरऑल टारगेट है वो एकदम से इंक्रीज हो गया, अप टू 75% है, पहले भी 75% था, मैं वैसे आपको इन जनरल बता रहा हूं कि ये एकदम से 40% से बढ़ गया, कितना हो गया, 75% हो गया। वाई, बिकॉज जो आरबीआई है उनका मानना है कि भाई ये तो ऑलरेडी रूरल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राइट, ग्रामीण एरिया में काम कर रहे हैं, तो इनके लिए तो टारगेट होना चाहिए, इनके लिए टारगेट अच्छा होना चाहिए, एंड वो टारगेट कितना है, डेट इज 75% ऑफ द एएनबीसी और सीईओ बीएससी विच एवर इज हायर, उतना टारगेट इनको मेंटेन करना पड़ेगा, दैट टारगेट इज टू बी मेंटेन्ड, राइट, वो टारगेट इनको मेंटेन करना पड़ेगा, वो रखा गया है 75% ऑफ द एएनबीसी और सीईओ बीएससी विच एवर इज हायर, और इनके लिए जो सब टारगेट है वो सेम है, अप टू जैसे मान लो चाहे आप बात कर लो रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, वो टारगेट 18%, एनसीएफ 14% और एसएमएफ का 10%, सेम है कंपोजिशन। और अगर मैं इवन एमएससी की बात करूं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करूं, उनके लिए भी जो टारगेट है फॉर द आरआरबीज वो सेम है 7.5%। बट अगर मैं वीकर सेक्शन की बात करूं, जहां पर कमर्शियल बैंक्स के लिए टारगेट था 12% का, इनके लिए टारगेट कितना है, 15% का, इनके लिए जो टारगेट है वो 15% का टारगेट है। क्लियर है चीज, यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ। देखो ये डिफरेंसेस होते हैं एंड इसी को आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं रिलेटेड टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी जो ओवरऑल टारगेट है वो कितना है, 75%, जैसे कि आरआरबी के लिए था वो भी 75% है, और एग्रीकल्चर का टारगेट भी बिल्कुल सेम है, एमएसए का टारगेट भी बिल्कुल सेम है, और वीकर सेक्शन का टारगेट भी सेम है, बस जो ओवरऑल टारगेट है वो चेंज हुआ है, बाकी सब टारगेट जो है वो कमर्शियल बैंक्स की तरह ही है, राइट। एंड देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इनके लिए टारगेट रिवाइज हो चुका है, पहले किसी टाइम पर इनका टारगेट 75% कर दिया गया था, बट नाउ दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, अब उसे क्या कर दिया गया है, अब उसे कर दिया गया कम, 75% किया था लेकिन अब फिर से रिवाइज कर दिया गया, कितना कर दिया गया, नाउ इट इज 60%, अब 60% का कर दिया गया जो ओवरऑल टारगेट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैटेगरी के लिए 60% का, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5%, वीकर सेक्शन के लिए 12%, रेस्ट ऑल सेम, बाकी सब सेम है, बाकी सब किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्दर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स अ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड वेज। अब इसमें क्या है कि क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव की बात की गई है, यानी कि आरबीआई इतनी चीज समझ गया कि बैंक ना टारगेट तो पूरे कर देते हैं, लेकिन अगर एक ही एरिया में सैंक्शनिंग कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स की, तो एक ही एरिया में करते जा रहे हैं, जहां पर लोन कम जा रहा है जिन एरियाज में, वहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये चीज आरबीआई ने नोटिस कर ली। अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया, आरबीआई कहता है कि जहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कम है, जहां पर लोन देना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू कैटेगरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरियाज, अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, वो जहां पर आपने लोन कम दिया हुआ है जिन एरियाज में, अगर आप वहां पर लैंडिंग करोगे तो आपको वेटेज ज्यादा मिलेगी,
और वहीं पर ऑलरेडी जिस एरियाज में लोन बहुत ज्यादा है वहां पर लैंडिंग कर दोगे ना, फिर नहीं मिलेगी, फिर आपको कम वेटेज मिलेगी। ये चीज बोली गई है कि जहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर कैपिटा कह लो, पर पर्सन कह लो, अगर वो 9,000 से कम है, वो बेंचमार्क का क्या रखा गया वहां पे, 9,000 पे रखा गया है, 9,000 से कम है तो आपको वेटेज मिलेगी 125% की। यू विल बी गेटिंग द वेटेज ऑफ 125%, राइट। लेकिन अगर आपने जिस जगह पर लोन किया और वहां पर कैपिटा जो पीएसएल है वो 42,000 से ज्यादा है, फिर वेटेज आपकी रह जाएगी सिर्फ 90%। यानी कि 1 करोड़ का लोन दिया, लो पर कैपिटा, लो पीएसएल पर कैपिटा के वाले केस में तो आपको 1 करोड़ 1.25 करोड़ माना जाएगा। और वहीं पर अगर हायर पीएसएल वाले एरिया में लोन दे दिया, ठीक है, तो वहां पर उसे काउंट किया जाएगा एज 90 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको गो थ्रू करना शुरू करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें बिकॉज इट टेक so much efforts and time so as to create the notes for you guys so that you can be following the particular notes। जो latest updates है उनको यहाँ पर मैंने सभी updates को शामिल कर लिया है which are very much important from the exam point of view। तो कैटेगरी वाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। एग्रीकल्चर है, फर्दर हमारे पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, वीकर सेक्शन है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल द एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को डिवाइड किया गया है आगे 3 पार्ट्स में। एक तो पार्ट आ गया हमारे पास अलाइड एक्टिविटीज का, ठीक है, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द अलाइड एक्टिविटीज, जिसमें हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर भी शामिल कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं वो भी शामिल कर रहे हैं, और अगर आप डेयरी में लगे हुए हैं यानी कि पशुपालन में लगे हुए हैं या बी रेयरिंग में लगे हुए हैं तो वो भी सब चीजें इसमें शामिल है। सेकेंड जो इसका बनता है पॉइंट एग्रीकल्चर के कैटेगरी का, दैट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स, मशीन्स, इंप्लीमेंट्स रिलेटेड टू इट, राइट। और फिर होता है एंसिलरी सर्विसेज जिसमें फूड प्रोसेसिंग सिस्टम्स, एग्रो क्लिनिक्स हो गए, वो सब इसमें शामिल होते हैं, राइट। तो इन लिमिट्स को गो थ्रू करना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। इनको फॉलो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे मैंने आपको एनसीएफ बताया, नेट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, तो वो नेट एनसीएफ है, ठीक है, वो एनसीएफ हो गया, नेट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर हो गया, लेकिन उसमें फर्दर बना दिया कि नेट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर तो 14% जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो सब टारगेट्स भी यहां पर मैंने कवर किए हैं। एनसीएफ का टारगेट क्या था? एनसीएफ वाज रिलेटेड टू 14%, इट वाज 14%। और एसएमए जो आपके पास स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए टारगेट क्या था? डेट वाज फॉर 10%, वो टारगेट 10% का रखा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काइंडली प्लीज कंफर्म। एसएमएफ का टारगेट 10% का था, एनसीएफ जो था, ठीक है, विद इन द एनसीएफ इट वाज 14%, एंड विद इन एनसीएफ वो एसएमएफ को जो लोन दोगे आप वो 10% का था, ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए, तो एसएमएफ जो है सब टारगेट जो कंप्यूटेशन था वो था 10% का, एंड उसके अंदर कहा गया कि मार्जिनल फार्मर्स कौन से हैं, मैंने आपको लैंड होल्डिंग ऑलरेडी बता दी। अगर लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर है और वी कैन से 2.5 एकर्स और 2.5 एकर्स, देन वी सी देम टू बी मार्जिनल फार्मर्स, तब हम उन्हें मार्जिनल फार्मर कहते हैं। एंड इफ द लैंड होल्डिंग इज बियॉन्ड 1 एकड़, 1 एकड़ से ज्यादा है, अप टू सॉरी बियॉन्ड 1 हेक्टेयर एंड अप टू 2 हेक्टेयर्स, दैट इज 5 एकड़ तक की है, यानी कि ग्रेटर देन 2.5 एकड़ एंड अप टू 5 एकर्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी स्मॉल फार्मर, हम उन्हें स्मॉल फार्मर कहते हैं। एंड इवन अगर आप कोई लैंडिंग करते हो जहां पर पर्सन के पास लैंड होल्डिंग है ही नहीं, लेट्स से वो लैंडलेस लेबरर्स हैं, ऑरल लेसेज हैं, यानी कि सिर्फ पटा लिखवाया वो अपने नाम पर, राइट, या शेयर क्रॉपर्स है, इकट्ठे मिलकर के खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसे हम एसएमएफ कैटेगरी में ही शामिल करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा एसएचजी फॉर्म किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किया हुआ है, या जेएलजी फॉर्म किया हुआ है इंडिविजुअल्स का जो कि एसएमएफ कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर आप उनको लैंडिंग करते हो वो भी इसमें शामिल है, राइट। एंड अगर आप
लैंड होल्डिंग का क्राइटेरियन छोड़ भी दो कि लैंड होल्डिंग है भी नहीं है, और 2.5 लाख तक का लोन देते हो तो वो भी एसएमएफ की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, उसे भी एसएमएफ की कैटेगरी में शामिल करोगे। एंड मोर ओवर, अगर आपने किसी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एफपीओ कह देते हैं, या एफपीसी यानी कि फार्मर प्रोड्यूस कंपनी जो होती है, या कोई कोऑपरेटिव है जहां पर सभी मेंबर्स मिलकर के एक दूसरे के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं एंड फर्दर प्रोक्योरमेंट करते हैं एंड अपना सामान मार्केट में बेच के आते हैं, अगर ऐसा कोई कोऑपरेटिव भी बना हुआ है, अगर उनको आप लैंडिंग कर रहे हो, बैंक सीधा लैंडिंग किसको कर रहा है, एफपीओ को कर रहा है, या एफपीसी को कर रहा है, या फिर कोऑपरेटिव को कर रहा है, जहां पर जो कंपोजिशन है मेंबर्स की वो 75% या उससे ज्यादा की एसएमएफ से रिलेटेड है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर से रिलेटेड है, अगर आपने उनको लोन दिया है, उनको लोन दिया है, तो भी उसे हम एसएमएफ को लेंडिंग मानेंगे। दिस इज व्हाट इज सेड ओवर हियर, ठीक है। ये गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू द एसएमएफ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। लेकिन जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको रोका गया कि भाई आप जो कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स है ना, आप उनको लोन नहीं दे सकते, ठीक है। नॉर्मल बैंक्स दे सकते हैं, लेकिन यूसीबी इसको रोक दिया भाई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रोक दिया कि आप उनको लेंडिंग नहीं कर सकते। फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहली चीज, मार्जिनल फार्मर जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक की है, स्मॉल फार्मर जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर तक की है, 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ और 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़, ठीक है, वो समझ में आ गया। फिर मार्जिनल फार्मर में वो भी सभी शामिल होंगे जिनके पास लैंड ही नहीं है, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, ऑरल लेसीज हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, टेनेंट फार्मर्स हैं, वो भी शामिल है। एंड फर्दर जो एसएचजीज हैं, जेएलजीज आपने बनाए वो भी शामिल होंगे, जो बेसिकली जिनको आप लोन दे रहे हो फॉर द एसएमएफ पर्पसेस, ठीक है। इंडिविजुअल एसएमएफ अगर आपके ग्रुप में, अगर आप उनको लोन दे रहे हो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। फर्दर अगर 2.5 लाख तक का कोई लोन देते हो जहां पर कोई लैंड नहीं है, उसे शामिल कर सकते हो, यहां पर इस केस में शामिल कर सकते हो। इसके अलावा वो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, वो फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज, वो कोऑपरेटिव्स जहां पर 75% या उससे ज्यादा कंपोजिशन जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर से रिलेटेड है, अगर उनको लैंडिंग कर रहे हो तो वो भी इवन शामिल हो जाएगी, किसमें, वो भी इसी में शामिल रहेगी, दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। उसको भी एग्रीकल्चर वाले में पार्टिसिपेट में माना जाएगा। क्लियर है चीज, राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.